बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। एक बड़ी खबर है और ये जो मौजूदा मंजरनामा है वो उस हवाले से इम्पॉर्टेंट है। वो एक तबसरा पिछले दिनों हुआ और ये कहा क्या कि इमरान खान और फजलुर रहमान साहब अगर मिलते हैं या उनका कोई इत्तेहाद होता है तो ये वाक़तन क़यामत की निशानी होगी। तो उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने बड़ा शानदार तबसरा किया था और कहा कि हाँ बिल्कुल, जब इमरान खान और फजलुर रहमान का इत्तेहाद हो गया और वो हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तौर पर निकल आए तो इस हुकूमत के लिए वाक़तन क़यामत हो गई। अच्छा, अब हुआ क्या है? अब आप जानते हैं कि फजलुर रहमान साहब जो हैं वो भी कहते हैं जी हमारा मुज़ाकरात से इनकार नहीं है। तहरीक इंसाफ भी मुसलसल जाके मुलाकात भी कर रही है और चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब इस दौरान एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और जो फजलुर रहमान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात थे या जो वो चीज़ें समझते हैं कि ये चीज़ें ये प्रॉब्लम है, उनके वो तहफ़्फ़ुज़ात डायरेक्टली इमरान खान तक पहुँचाए गए हैं और इमरान खान ने बाकायदा उनको यकीन दहानी कराई है कि आपके ये जो तहफ़्फ़ुज़ात है हम इनको बिल्कुल दूर कर देते हैं। और उसके अलावा इमरान खान का जो खुसूसी पैगाम है इत्तलात के मुताबिक वो भी मौलाना फजलुर रहमान साहब तक पहुंच गया है। और जाहिर है कि इमरान खान ने हत्ता कि अपनी जो पार्टी के सीएम है अली अमीन गंडापुर, चूंकि उनका ताल्लुक उनके हल्के से है, तो उन्होंने उनको भी मैसेज कन्वे किया था और कहा था कि देखें ठीक है कि आपके हल्के की सियासत है, बाकी सारी बातें हैं, लेकिन फिलहाल हल्के की सियासत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल मुल्क की सियासत जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप फजलुर रहमान साहब के ऊपर जरा हाथ हौला रखें, चीजें जरा बेहतर हो रही हैं। तो अब मैं आपको अगली खबर दे देता हूं कि तहफ़्फ़ुज़ात पहुंचे हैं, मैसेज पहुंचा है। और तीसरे नंबर के ऊपर इस हवाले से बाकायदा एक 3 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है और वो 3 रुकनी कमेटी जो है इन मामलात को आगे कैसे पहुंचाना है, इन मामलात को कैसे निपटाना है और क्या लाइन ऑफ एक्शन हो सकता है, क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं कि अगर दोनों जमातें एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठी होती हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। जाहिर है कि ये मेल मुलाकातें इस वक्त हो रही हैं। एक जानिब ये मेल मुलाकात इंपॉर्टेंट है, दूसरा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवात के अंदर जलसा है, वहां पे जगज़ई साहब और दीगर असद कैसर साहब जो हैं वो रवाना हो चुके हैं। और फिर आपको याद हो कौमी असम्बली के इजलास में भी जगज़ई साहब की मुलाकातें जो हुई हैं उसमें फजलुर रहमान साहब भी शामिल थे, तो उस तनाजुर में बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस दौरान मुस्लिम लीग नून भी थोड़ा अपने आप को रेलिवेंट करने की कोशिश कर रही है और वो रेलिवेंस इस तरह से करने की कोशिश की जा रही है कि जो नून लीग का वफ्द है वो साबिक वजीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा है महमूद खान और अब वो पार्टी के सरबराह भी हैं, उनके साथ जाके मिले हैं और उस वफ्द के अंदर अमीर मकाम शामिल थे, तारिक फजल चौधरी थे और उन्होंने नून लीग के साथ सियासी इत्तेहाद की ऑफर की है। सवाल ये पैदा होता है कि महमूद खान चगज़ई कह रहा हूँ, महमूद खान जो है उन्होंने तो इलेक्शन भी नहीं लड़ा था और उनकी जो हालत आपके सामने है, जो उनकी पार्टी के हो सकते परवेज खटक, उनका क्या हाल हुआ। तो मुस्लिम लीग नून महमूद खान को उनका वजन अपने पलड़े में डाल के कौन सा को तीर मार लेगी, ये बात जो है वो समझ से बाहर है। अच्छा, उससे हटके एक और बात, आज नवाज शरीफ साहब जो है वो मरी में गुफ्तगू कर रहे थे और मैंने आपको बताया था ये गुफ्तगू कल की है। बुनियादी तौर पे मैंने आपको बताया था कि नवाज शरीफ ने अपने सेनेटर्स को कहा है कि ये आखिरी मौका है और अगर अब भी हमने डिलीवर ना किया तो शायद हमें कभी इक़्तिदार में आने का मौका ना मिले। आज नवाज शरीफ जो है वो आए और एक बार फिर नवाज शरीफ ने अपनी माजी की कहानियां सुनाई और आज उन्होंने जनरल बाजवा या जनरल फैज का नाम नहीं लिया या हालिया हुकूमत गिराने की बात नहीं की, बल्कि वो वापस 99 में गए और जनरल मुशर्रफ ने जो मार्शल लॉ लगाया था उस मार्शल लॉ की बात की। फिर वो फरमा रहे थे कि मैं यहां से गया नहीं था बल्कि मुझे यहां से भेजा गया था। फिर वो शिकवा कर रहे थे कि देखिए हमारी कौम ने भी हुकूमतें गिरा दी जाती हैं, कभी पूछा नहीं है, ना कौम ना कहते ना हमने कभी मौसर एहतजाज किया और ना ही कौम ने कभी एहतजाज किया। ऐसा नहीं है, कौम एहतजाज भी कर रही है, कौम पूछ भी रही है। अगर आपको नहीं यकीन तो इमरान खान की हुकूमत गिरने के बाद से लेके अब तक आप देख लीजिए कि क्या सूरत हाल है और सब जानते हैं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी इसी वजह से कम नहीं हो रही। मसला ये है कि आप चले गए या भेज दिए गए, आपने वहां अपना टाइम गुजारा, वापस आए, आपको रियासती प्रोटोकॉल मिला, एयरपोर्ट्स के ऊपर आपकी बायोमेट्रिक हुई, फिर रियासती प्रोटोकॉल के साथ आपको मीनार पाकिस्तान लॉन्चिंग आपकी हुई, पिट गई है सब कुछ। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान है और इमरान खान आज भी अपने लोगों के दरमियान है और इमरान खान कल भी कह रहे थे कि मैं
सहूलियात मिली है नहीं मिली, इसके ऊपर मैं चूं चरा नहीं करूंगा, मेरा मसला नहीं है। और नवाज शरीफ आज क्या कह रहे थे, उनका आज भी वही पुरानी बातें जी। इमरान खान ने कहा था मैं आपका एसी उतरवा दूंगा, उनका जी मैं बिल्कुल भी कीना परवर नहीं हूं और मेरा तो कभी ध्यान ही नहीं गया इमरान खान के एयर कंडीशनर की तरफ, तो तुम एक की बजाय 2 एयर कंडीशनर्स लगवा लो। मियां साहब अगर ऐसी बात होती तो अगर आप वाकईतन इतने बड़े, जिस तरह आप कह रहे थे जी मैं तो इमरान खान के पास गया था तो इसलिए नहीं गया था कि मुझे कोई वोट चाहिए या मुझे कोई सपोर्ट करो, इसलिए गया था कि हम साथ मिलकर चले। मियां साहब आपके इलेक्शन के ऊपर इस वक्त सवाल है और आपके मुखालिफिन आपके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि आप जीते हुए नहीं थे बल्कि आपको जितवाया गया, और आप एक कैंसर सर्वाइवर जो खातून है जो जेल में कैद है उनसे इलेक्शन हार गए हैं, ये आपके ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है। और ये चूंकि इन क्वेश्चन भी सारी चीज़ें इस वक्त हैं, तो आपको चाहिए ये था कि अगर आप वाकईतन इतना होता तो आप ये कहते कि मेरा हल्का खुले, नंबर 1। नंबर 2 आप कहते हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, दोबारा इलेक्शन करा ले, और आप तो उधर से हार गए जहां से आपने खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ा था। तो मियां साहब जो जाहिर है कि फिर मियां साहब इतनी रेलिवेंस नहीं रखते इस पूरे पॉलिटिकल इक्वेशन के अंदर, और फिर वो ये बता रहे थे देखिए जी हमने और मुस्लिम पीपल्स पार्टी ने आपस में मिसाके जमहूरियत किया और हम एक दूसरे के इतने खिलाफ नहीं गए, अगर आज भी हमें हुकूमत बनानी पड़े तो हम जो है वो बना सकते हैं। यही इसी के खिलाफ तो इमरान खान को वोट पड़ता है कि आप जो है दोनों पार्टीज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, आप एक दूसरे के सहूलतकार भी हैं, आप एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम भी हैं और आप एक दूसरे का सर्वाइवल भी हैं। जिस तरह मैंने आपको एक दिन में बताया था कि इन्होंने वो जो हत्या इज्जत बिल है वो कर दिया, अब पीपल्स पार्टी बयान जारी कर रही है, कह रही जी उसमें तेजी कर दी गई है, और इसमें सबसे ज्यादा मुनाफिकत पीपल्स पार्टी ने दिखाई है। अगर आप ये कहते हैं कि आपका गवर्नर छुट्टी पे गया है तो आपके गवर्नर को नहीं पता था ये काम हो जाना है, उन्होंने छुट्टी पे जाने से पहले उस बिल को इतराज लगा के वापस क्यों नहीं भेजा? आपका किरदार होता तो आपने बाकायदा उनको वॉकओवर दिया है। और पीपल्स पार्टी हमेशा एक वो जमहूरियत कहती है जो टीवी के ऊपर तकरीरों के अंदर, और दूसरी जमहूरियत ये है कि ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ऐवान के अंदर आप वो गूंगे बने रहते हैं। और तो एक तो ये भी मामला जो है हमारे सामने है, और इसी वजह से देखिए सिर्फ तहरीक इंसाफ की वजह से नून लीग नहीं पिटी, पीपल्स पार्टी की क्या हैसियत पंजाब में रह गई है? पीपल्स पार्टी के अगर आप पंजाब के अंदर सबको पता है कि कोई नाम लेवा नहीं है, कुछ बेचने को पीपल्स पार्टी के पास नहीं है। और आप जो कहते हैं जी हमारे दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था, तो बिलावल साहब से पूछे ना, ये हुकूमत मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तो नहीं है, ये पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत है, इसमें आपके सदर हैं, आपके गवर्नर हैं। तो इमरान खान क्या है, आलिया हमजा क्या है, सनम जावेद क्या है, डॉक्टर यास्मीन राशिद क्या है, महमूद रशीद क्या है, उमर सरफराज चीमा क्या है, और बहुत सारी, एजाज चौधरी, मैं नाम लेता जाऊंगा, ये सब के सब जो है। और एक और आज खबर सुन लीजिए, इन्होंने कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बताया कि जो अब्दुल करीम है लाहौर से, उनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, कल वो शाम 4 बजे से गायब हैं। फिर अजहर मिशवानी के जो भाई हैं, दोनों भाइयों को उठा लिया गया। अब मैं आपको एक और खबर दे देता हूं, और खबर यह है कि लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मैसिव किस्म का क्रैकडाउन हो रहा है। ये क्रैकडाउन कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, अब इसकी डिटेल्स बताना मुनासिब नहीं होगा। मेरे पास बहुत सारी चीजें, डिटेल्स, केसेस हैं, और वही स्टाइल है पुराना कि इसको उठा लिया जाए, उस पर दबाव डाला जाए कि आप पीछे हट जाएं, आप वो करें। मालूम नहीं कि अब इसमें से क्या हासिल करना है। पहले भी स्ट्रेटेजी आपकी नहीं हुई तो शायद अब भी ना हो। तो लाहौर में इस वक्त जो कोई अच्छी खबरें नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक और जो इस वक्त इंपॉर्टेंट बात है वो बुशरा बीबी से मुतालिक है। बुशरा बीबी जो है उन्होंने सजा मुअत्तली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है, और बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी के जरिए दरखास्त दायर में इस्तदा की गई है कि जनाब सजा मुअत्तल करके उनको जमानत के ऊपर रिहाई दी जाए। और ये कहा गया है कि उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए जेल में बदतरीन हालात में रखा गया है, और इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए ज़रूरी है कि सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्त है वो जल्द अज जल्द निपटाई जाए। और उनका कि इस्तगासा ने तजाद से भरपूर कमज़ोर शवाहिद अदालत में पेश किया, इस शवाहिद की बिना के ऊपर सज़ा नहीं सुनाई जा सकती थी और ना ही सज़ा बरकरार रह सकती है। तो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त जो पहले से सेशन कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, अदालत उस पर समाअत करे, सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त सुनकर उस पर जल्द फैसला किया जाए। लेकिन
अब इतलात ये आई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर बाकायदा 3 एतराज़ात दायर कर दिए हैं। नंबर 1 ये है कि सेशन कोर्ट में आपकी सजा मुअत्तली की जो दरखास्त है वो ज़ेर इल्तवा है, तो उसके ज़ेर इल्तवा होते हुए हाई कोर्ट में दरखास्त कैसे दायर हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, मातहत अदालत के कौन से ऑर्डर को चैलेंज किया गया है। नंबर 3, 2 अदालतों से एक ही किस्म का रिलीफ जो है वो कैसे लिया जा सकता है। चले, हो सकता है इतराज तो दूर हो जाए, लेकिन अगर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने बेंच बना लिया और जस्टिस आमिर फारूक साहब खुद उस बेंच में बैठ गए तो फिर क्या होगा, फिर भी सब जानते हैं। तो उम्मीद है कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई खबर आ जाएगी। कल तो ज़ाहिर संडे है, अब मंडे को इसके ऊपर कोई प्रोसेस हो सकता है। तो ये अब तक की अपडेट्स थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।